हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं पीसीएस मंत्रा का, चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। 50 तक हो गया, 51 से शुरू करेंगे। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूजीलैंड की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की है। तो देखिए, न्यूजीलैंड की खोज नीदरलैंड के निवासी हैं तस्मान ने की है, तो यह गलत हो जाएगा। हवाई द्वीप की खोज कैप्टन कुक ने की है, तो यह सत्य है। हवाई द्वीप की खोज कैप्टन कुक ने की है। और भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है। तो देखिए, कोलंबस ने दक्षिण अमेरिका की खोज की है और पश्चिम द्वीप समूह की खोज की थी। किसने? वो पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की थी दक्षिण अमेरिका के कोलंबस ने। और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप की। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैगी नाट रेखा खींची गई है। तो देखिए, मैगी नाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में खींची गई है और ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। रूस और फिनलैंड के बीच में मैन रहीम रेखा है। कौन सी रेखा है? मैन रहीम। जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी है? हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग है। और यूएसए और कनाडा के बीच में 49 डिग्री है समांतर लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई और गहराई की माप होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे डेटम रेखा कहते हैं। डेटम रेखा में समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें गहराई और ऊंचाई की माप होती है। अब आइसोटेप क्या होता है? पौनों की समान गति वाले स्थानों को मिला करके जो रेखा खींची जाती है उसे आइसोटेप कहते हैं। आइसोबार में वायुदाब को दर्शाने वाली रेखा होती है। आइसोसिस्ट एक समय में समान भूकंपीय लहरों को महसूस करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। एक समय में समान भूकंपीय लहरों को महसूस करने वाली स्थानों की रेखा होती है। चलिए 54 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भू आवेष्टित मतलब लैंडलॉक कंट्री कौन सी नहीं है? तो देखिए, लैंडलॉक कंट्री कौन सा नहीं है? भूटान लैंडलॉक है, आर्मेनिया बोलिविया लैंडलॉक है, जबकि मोजाम्बिक या दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीका महाद्वीप का देश है और यह जो है हिंद महासागर के किनारे पर स्थित है। यह लैंडलॉक नहीं है। आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी है? तो यह जो ग्रहाणु परिकल्पना है यह टीसी चैम्बरलिन के द्वारा दी गई है। यह अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो है ग्रहाणु परिकल्पना इनके द्वारा दी गई है। जबकि जेम्स जीन ने ज्वारीय परिकल्पना दी है। ज्वारीय परिकल्पना दी है। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। उनके नाम में भी जय है और जो खोज की है वो भी जय से स्टार्ट है। जबकि लिटिल हटन ने नौतारा परिकल्पना दी है। नोवा हाइपोथेसिस किसने दी है? लिटिल हटन ने। ऑटो स्मिथ ने क्या किया है? अंतरतारक धुरी परिकल्पना दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे रीढ़ वाले जीवों का काल माना जाता है? दोस्तों, थोड़ा बहुत शोरगुल हो रहा है, उसको अवॉइड करिएगा। तो रीढ़ वाले जीवों का काल माना जा रहा है या किसको? तो सिल्यूरियन शक को माना जाता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि डिवोनियन में मत्स्य युग की संज्ञा दी जाती है और कार्बोनिफेरस में उभयचरों की संज्ञा दी जाती है। चलिए, सूर्य के वायुमंडल में सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? देखिए, सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसको कोरोना कहते हैं। उसे कोरोना कहते हैं। सबसे बाहरी आवरण होता है उसे कोरोना कहते हैं। यह वर्णमंडल मतलब क्रोमोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है। कोरोना से रेडियो तरंगें निकलती हैं और सौर पवन भी इसी मंडल में पाई जाती है। वर्णमंडल ही सूर्य का वायुमंडल कहलाता है। चलिए 58 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, सूर्य की परिक्रमा करने वाले सभी आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो देखिए, ऐसे आकाशीय पिंडों को ग्रह माना जाता है जो एक निश्चित कक्षा में रह करके सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो प्लूटो भी तो सूर्य की परिक्रमा करता है, किंतु जो है यह अतिक्रमण करता है। इस वजह से यह जो है आप कथन गलत हो जाता है, मतलब कि दूसरे की कक्षा में चला जाता है, इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं माना जाता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो मतलब कि अपने रूल को फॉलो इस तरीके से करेंगे कि दूसरे के मतलब कि
कक्षा का अतिक्रमण नहीं करेंगे तब उन्हें ग्रह माना जाता। और प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता, इसलिए तो आपका यह सही है, प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है। परिक्रमा के क्रम में प्लूटो वरुण ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण करता है, तो ये भी सही है। 2 और 3 सही, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? तो देखिए, इनर ग्रह 4 होते हैं, आउटर ग्रह भी 4 होते हैं। इनर ग्रह जो होते हैं, जैसे जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और जो है एक ग्रह मंगल, ये सब जो है आंतरिक ग्रह आते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, ये सब बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं, आउटर। तो आपका जो है इसमें देखिए, बुध, मंगल, शुक्र आंतरिक है, जबकि बृहस्पति बाह्य है। आंसर डी हो जाएगा। चलिए, शुक्र ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। सही है। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, यह गलत है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है, इसीलिए इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं, यह भी सत्य है। इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है, तो यह भी सत्य है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह जो है यह कौन सा है? बुध है, सही है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह मंगल है, तो यह गलत है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को तारा सदृश ग्रह कहते हैं, यह सत्य है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है, तो यह भी सत्य है। तो आपका जो है इसमें बी ऑप्शन गलत है, यही सही हो जाएगा। देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है और तारा और ग्रह दोनों ही गुणों से युक्त होने के कारण इसे सदृश्य ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल को लाल ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है और बुध ग्रह का तापांतर जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, जबकि शनि का डेंसिटी जो है मतलब घनत्व कम होता है। चलिए 62 नंबर देख लेते हैं। किसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो देखिए, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाएगा? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन मंगल, पृथ्वी, शुक्र को नहीं कहा जाएगा। यह आपका चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो निरंतर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जो है इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसलिए जो है चंद्रमा पर बादल, वर्षा और मौसमी घटनाएं नहीं घटती हैं, इसलिए इसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोनराड असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है, तो यह गलत है। कोनराड असंबद्धता जो है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट में पाई जाती है, यह गलत हो जाएगा। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल में मोहो असंबद्धता पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी, यह सत्य है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में रेपिटिव असंबद्धता पाई जाती है, यह भी सत्य है। तो 2 और 3 सत्य हैं, आपका कथन बी हो जाएगा, सत्य है। ऑप्शन बी सही होगा। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो यह है, यह एक दिग्नत वलन का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन भ्रंश घाटी का उदाहरण है? तो देखिए, भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा है इसमें आपको देखिए विक्टोरिया झील और बैकाल झील, ये दोनों भ्रंश घाटी के उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, जब 2 समांतर भ्रंशों के मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है, जैसे इसका भाग है, यह भाग जो है बीच वाला नीचे धंस जाता है, ऐसे हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। और एक होता है ब्रह्मपुत्र जो है, यह रैंप घाटी से होकर बहती है, नदी है। तो रैंप घाटी क्या होता है? मतलब जो ये किनारे वाले पार्ट होते हैं यह ऊपर उड़ जाते हैं और बीच वाला जो है वैसे ही बना रहता है, तो यह रैंप वाली की संरचना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। भ्रंशोत पर्वत क्या होता है? इसके जो है कि किनारे के भाग नीचे धंस जाते हैं, यह वाले पार्ट जो है नीचे धंस जाते हैं और बीच वाला जो है उठा होता है, तो इसे भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। वाजियस पर्वत हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया
और साल्ट रेंज हो गया, ये सब भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में तत्व ऑक्सीजन मिलता है, यह सत्य है। बेसाल्ट के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, यह भी सत्य है। ग्रेनाइट एक अवसादी चट्टान है, यह गलत है। ग्रेनाइट एक जो है यह ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सब जो है आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। तो आपका ऑप्शन केवल 1 और 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आग्नेय चट्टानों से संबंधित नहीं है? तो इन्हें जो है प्रारंभिक चट्टान कहा जाता है, यह सत्य है। इसमें जीवाश्म मात्रा अनुपस्थित होती है, यह भी सत्य। जीवाश्म मात्रा उपस्थित नहीं होती है, मतलब अनुपस्थित होती है, यही जो है सही नहीं है। ये परत विहीन चट्टानें होती हैं, सही है। ये चट्टानें प्रायः अप्रवेश्य होती हैं, तो आपका ये भी सही है, केवल बी सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 69 नंबर, निम्नलिखित में से अवसादी चट्टानों से संबंधित कौन सा है? तो देखिए ये चट्टानें परतदार होती हैं, इनमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है, यह भी सत्य है। ये छिद्रमय और प्रवेश रहित होती हैं, तो यह भी जो है सत्य है। ये अपेक्षाकृत कठोर चट्टानें होती हैं, तो देखिए एक अपेक्षाकृत मुलायम चट्टानें होती हैं, यही गलत है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, सत्य है। फ्यूजियामा एक प्रसूत ज्वालामुखी का उदाहरण है। कोटोपैक्सी एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है, यह गलत है। कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, इसलिए केवल 1 और 2 सत्य हैं। आपका ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्वत प्रथम श्रेणी का उच्चावच है, तो यह गलत है। पर्वत और पहाड़ियाँ द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आती हैं, और यह पृथ्वी के मतलब भूपटल के 26% का जो है एरिया कवर करती हैं। और यूराल पर्वत आंतरिक पर्वत का उदाहरण है, यह सत्य है। आंतरिक पर्वत वह होते हैं जो समुद्र से दूर स्थित जो है स्थल पर बनते हैं। एटलस एक वलित पर्वत का उदाहरण है, यह भी सही है। 2 और 3 सत्य, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनातोलिया का पठान ईरान में नहीं है, यह कहाँ पर है? टर्की में है। 72 का जो है ए जो है सुमेलित नहीं है। पीडमांट यूएसए में है। पोर्टवार पाकिस्तान में है। चियापास मैक्सिको में है, सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। 73 नंबर में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह सत्य है। सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह सत्य है। ग्रेट साल्ट लेक की लवणता सर्वाधिक लवणता वाली झील है, गलत है। यही जो है सत्य नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, यह सत्य है। तो देखिए ग्रेट साल्ट की जगह पर ग्रेट असाल होता तो यह सत्य हो जाता। सबसे ज़्यादा लवणता ग्रेट असाल की है, जो 348 आपका जो है यह 1000 में है। और इसके बाद मृत सागर की लवणता जो है 337 क्यूबिक प्रति 1000 होता है यह। तो 337 जो है यह है, और ये 348 है, इस वजह से यह ज़्यादा वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके अपरदन से होता है? तो देखिए भी आकार की घाटी का निर्माण नदी से होता है। जब नदियाँ युवावस्था में होती हैं तो पर्वतों को जो है गहरी और संकीर्ण घाटियों का निर्माण करती हैं, तो यह अंग्रेजी आकार भी का निर्माण करती हैं। इसे गार्ज या कैनियन भी कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 75 नंबर, निम्न में से किस आकृति के का निर्माण हिमानी के अपरदन से होता है? तो देखिए हिमानी के अपरदन से लटकती घाटियों का निर्माण होता है। यारडंग का निर्माण जो है कि किससे होता है? पवन से होता है। और पुलिन का निर्माण सागरी जल से, और अंधी घाटी का निर्माण भूमिगत जल से होता है। चलिए 76 नंबर देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में किस स्थिति को शीतायनांत बनता है? उत्तरी गोलार्ध में शीतायनांत जो है 22 दिसंबर को बनता है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर होती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय सबसे छोटा दिन होता है, जिसे शीतायनांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। एल्बिडो किसे कहते हैं? तो देखिए एल्बिडो जो है यह धरातल से जो परावर्तित सौर की ऊर्जा होती है उसे कहा जाता है। पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली ऊर्जा की एक भाग इसकी सतह से टकराकर जो वापस लौट जाती है
उसे एल्बिडो कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वृत्त पर सागरी लवणता सामान्य रूप से कम पाई जाती है? तो सागरी लवणता सामान्य रूप से कहाँ पर कम पाई जाएगी? यह विषुवत वृत्त पर कम पाई जाएगी, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है सालों भर जो है यहाँ लंबवत पड़ती हैं। फिर भी जो है यहाँ पर गर्मी तो ज़्यादा होती है, लेकिन डोलड्रम की स्थिति बन जाती है, जिससे भारी वर्षा होती है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, मेघाच्छादन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और मेघाच्छादन आकाश के कारण सैलिनिटी जो है कम होती है। यहाँ पर 79 नंबर देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में अवस्थित गैसों की उपलब्धता के आधार पर सही से घटता क्रम बताइए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, फिर ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, फिर हाइड्रोजन आता है। तो 1 2 4 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य सीमा किन दो संस्तरों के अलग करती है? तो देखिए, यह मध्यमंडल और आयनमंडल के बीच में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्यमंडल जो है वायुमंडल का न्यूनतम तापमान यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद आयनमंडल की शुरुआत मानी जाती है। यह 80 किमी जो है ऊंचाई से प्रारंभ होती है। मध्यमंडल और आयनमंडल के बीच की सीमा होती है यह। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समताप मंडल में पाई जाती है? तो देखिए, समताप मंडल में ओजोन गैस की उपलब्धता होती है। आपका ऑप्शन यह डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पवन स्पेन और फ्रांस को सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो देखिए, स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करने वाली जो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत है, वहाँ पर चलती है ब्लिजार्ड सॉरी दोस्तों, वहाँ पर चलती है मिस्ट्रल। सॉरी दोस्तों, स्पेन और फ्रांस में जो है पर्वत है, वहाँ पर जो है मिस्ट्रल, आल्प्स पर्वत पर मिस्ट्रल चलती है। एक ठंडी पवन है जो फ्रांस की रोन घाटी से चलती हुई भूमध्य सागर की तरफ बढ़ती है। तो यह आपका डी हो जाएगा। यह पुर्गा कहाँ चलता है? पुर्गा रूस में चलता है। ठंडी पवन का है। बोरा इटली में चलता है। यूगोस्लाविया और इटली में चलता है। जबकि ब्लिजार्ड जो है यह साइबेरिया क्षेत्र में प्रभावित होता है। और ये चारों जो है ठंडी हवाएं के उदाहरण हैं एग्जाम्पल। चलिए 83 नंबर देख लेते हैं। व्यापारिक पवनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं है। तो सत्य नहीं है, देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह अश्वक्षांश से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है। तो देखिए, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में जो है 30 भूमध्य रेखा, जो एक देखिए भूमध्य रेखा है, इससे 30 से 35 ऊपर और नीचे के बीच जो बनते हैं उसे जो है अश्वक्षांश कहते हैं। यहाँ पर ही व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर जो है व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं और यह शांत हवाओं वाला क्षेत्र होता है और कम वर्षा वाला माना जाता है। और यह अस्थायी पवन है, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। इसका प्रवाह दोनों गोलार्धों में 45 से 50 अक्षांशों के बीच होता है। तो 45 से 50 के बीच में होता है, तो यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 से 35 डिग्री के मध्य होता है। इसके प्रवाह क्षेत्र में प्रायः शांत पवन प्रवाह होता है, तो यह भी सत्य है। इसलिए इसमें सी सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 84 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध की तुलना दक्षिण गोलार्ध में भूखंड कम है, यह सत्य है। ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट वायुदाब जो है कम बनता है, तो यह गलत है। ध्रुवीय क्षेत्रों के पास जो है यह वायुदाब जो है उच्च होता है, जबकि यह विषुवत वृत्त के पास जो है वायुदाब जो है ज़्यादा होता है। इसलिए जो है कि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ध्रुवों के पास जो है यह बैठती हैं। तो ध्रुवों के पास उच्च वायुदाब होता है और विषुवत वृत्त पर जो है निम्न वायुदाब होता है। तो सॉरी दोस्तों, अगर हम बोल दिए हों कि विषुवत के पास उच्च दाब होता है तो क्षमा करिएगा, क्योंकि विषुवत के पास जो है निम्न दाब और ध्रुवों के पास उच्च दाब होता है। तो यह आपका बी असत्य हो जाएगा, यही कथन सही आंसर हो जाएगा। कोरियालिस बल के मान दोनों गोलार्धों में समान होता है, यह सत्य है। राकीच पर्वत के पूर्वी ढालों से होकर बहने वाली पवन को चिनूक कहते हैं, यह सत्य है। ये ऐसे जो है बर्फ़ पिघलाने वाली वो कहते हैं, पवन कहते हैं, गर्म पवन का उदाहरण एग्जाम्पल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, बोरा जो है पवन शीत ऋतु में चलती है। आपका बोरा जो है शीत ऋतु में, जबकि गिबली जो है गिबली और ब्रिक फिल्टर जो है यह दोनों जो है ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। तो यह भी सत्य है, यह भी सत्य है, यह तीनों सत्य हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर देख लेते हैं। तापी प्रतिलोमन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, यह ध्रुवीय प्रदेशों में अधिक होता है तापी प्रतिलोपन, यह सत्य है।
इसके कारण प्रायः कोहरा उत्पन्न होता है, यह भी सत्य है। इसके कारण भारी वर्षा होती है, तो यह गलत है क्योंकि भारी वर्षा इससे नहीं होती, वर्षा की संभावना कम रहती है। इसके कारण वायुमंडल में स्थिरता आती है, यह भी सत्य है। देखिए, धरातल पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में जब वृद्धि होती है तब उसे तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। तो इस वजह से जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है सत्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 87 नंबर। पवन वेग को एनीमोमीटर से मापा जाता है, यह सत्य है। और वायु दाब को जो है बैरोमीटर से मापा जाता है, यह भी सत्य है। दोनों सत्य, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, सागर समीर प्रवाहित होती है समुद्र से स्थल की ओर, आपका ऑप्शन बी सही होगा। जब किसी वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर आर्द्रता आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जब बराबर आर्द्रता आ जाती है तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं। जब किसी वायु में उसकी आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प की मात्रा आ जाती है तो उसे संतृप्त वायु कहा जाता है। यह मात्रा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। चलिए 90 नंबर देख लेते हैं। निम्न स्थितियों पर विचार करिए। कौन सी दशाएं पाले की क्रिया में सहायक होती हैं, मतलब फ्रॉस्ट में हेल्प कौन करती है इसमें से? तो देखिए, फ्रॉस्ट जो है कब बनता है? यह जाड़े की रात में और शांत वायु में बनता है। सॉरी दोस्तों, जाड़े की रात में आकाश स्वच्छ हो और शांत वायु हो, तीनों दशाएं होती हैं तब जाकर बनता है। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, वायु का टेम्परेचर जो होता है यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो वायु में जो वाष्प होते हैं जलकण में न बदल कर वह हिमकण में बदल जाते हैं। इस प्रकार हिम के रूप में जमी हुई ओस को ही पाला कहते हैं और फ्रॉस्ट कहते हैं। जाड़े की लंबी रातें, स्वच्छ आकाश और शांत वायु पाले की क्रिया में सहायक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 91 नंबर। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, यह कर्क और मकर रेखाओं के बीच उत्पन्न होता है, यह सत्य है। एक ग्रीष्मकाल में उत्पन्न होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यह भी सत्य है। इनके केंद्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है, यह गलत है। केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, यह भूमध्य रेखा पर नहीं पाए जाते हैं, यह भी सत्य है। देखिए, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनके केंद्र में जो है निम्न वायुदाब पाए जाते हैं, जिसे भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं बहने लगती हैं और कोरियालिस बल के कारण एक परिधि में घूमने लगती है, जिसके कारण चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो देखिए, इसमें हरिकेन चीन में चलता है, टाइफून पश्चिमी द्वीप समूह में, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। फिलीपींस में साइक्लोन, तो 1 2 3 तीनों सत्य। सॉरी दोस्तों, सॉरी, हरिकेन जो है आपका, हरिकेन यूएसए में इसे हरिकेन कहा जाता है, मतलब पश्चिम में इसे हरिकेन कहा जाता है, तो यह गलत है पहला वाला। चीन में इसे, चीन हो गया, जापान, फिलीपींस, इसे टाइफून कहा जाता है, तो इस वजह से यह भी गलत है। और फिलीपींस में इसे जो है क्या कहा जाएगा? साइक्लोन नहीं कहा जाता है, तो यह भी जो है आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 जो है तीनों सुमेलित नहीं है। तीनों सुमेलित नहीं होने के कारण आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, हम शुरू में बता दिए लेकिन जो है यह नहीं देखे थे, सुमेलित नहीं है, तो इसी में देखिए गलती हो जाती है। तो इसको जो है देखना जरूरी होता है, सुमेलित है कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 93 नंबर। कौन सा कारक समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति में योगदान नहीं देता है? तो देखिए, पृथ्वी का घूर्णन, वायुदाब और तापमान में भिन्नता, ये सब जो है समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति में योगदान तो देता है, लेकिन अक्षांशीय स्थिति जो है यह नहीं देता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 94 नंबर है। कौन सी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की नहीं है? तो इसमें कौन सी धारा नहीं है? तो देखिए, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा की धारा और रेनेल की धारा है, जबकि बेंगुला की धारा यह दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है, तो यही जो है गलत हो जाएगा, उत्तरी की नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। कौन सी जलधारा प्रकृति से ठंडी है? तो देखिए, इसमें मेडागास्कर की धारा, एंटीलीज की धारा, नॉर्वे की धारा, ये सब जो है गर्म जलधारा का उदाहरण है, जबकि कनारी की धारा जो है यह ठंडी प्रकृति की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर देख लेते हैं। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा होता है? यह सोडियम क्लोराइड होता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें देखिए 77.8% जो है सोडियम क्लोराइड होता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है 10% के लगभग होता है, 10% के समथिंग। और मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है यह 4.7% के समथिंग होता है, और कैल्शियम सल्फेट जो होता है 3.6 के समथिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर देख लेते हैं।
प्रवाल विरंजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए प्रवाल विरंजन में आपका जो है कि जल प्रदूषण, हिमानी का पिघलना और वाष्पीकरण, यह सब जो है प्रवाल विरंजन के प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो है यह प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे ही प्रवाल विरंजन कहा जाता है जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। और इसमें क्या होता है, हरे रंग के जो शैवाल होते हैं और सफ़ेद रंग में बदल जाते हैं। चलिए 98 नंबर देख लेते हैं। दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति हो सकती है। तो देखिए दीर्घ ज्वार कब आते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों में आते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य दोनों का प्रभाव का योगदान होता है, और यह कब होता है, पूर्णिमा और अमावस्या का होता है। इसी समय जो है कि एक सीध में होते हैं, इसके संयुक्त प्रभाव से ही दीर्घ ज्वार आते हैं। 99 नंबर देख लेते हैं। समुद्र की गहराई में बढ़ने से तापमान में क्या होता है। तो तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे समुद्र के अंदर जाएंगे तो सूर्यातप की मात्रा कम होती जाएगी और टेम्परेचर में कमी आने लगते हैं। ऑप्शन बी होगा। चलिए 100 नंबर देख लेते हैं। धूल कणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए ये प्रायः वायुमंडल के निम्न परतों पर पाए जाते हैं। यह सत्य है। यह सूर्य की किरणों को परावर्तित करने का काम करते हैं। यह भी सत्य है। इनकी उपस्थिति से ही आकाश का रंग नीला होता है। तो ये 1, 2, 3 तीनों सत्य, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो उत्तर दक्षिण से उत्तर सही क्रम लगाना है। तो देखिए सबसे पहले जो है नीचे एजियन सागर आता है। एजियन सागर के बाद काला सागर, फिर बाल्टिक, फिर सफ़ेद सागर। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 102 नंबर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समूह म्यांमार से सीमा बनाता है। तो देखिए थाईलैंड बनाता है, लाओस और बांग्लादेश बनाता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सहारा मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित किन देशों में नहीं है। तो देखिए सहारा मरुस्थल अल्जीरिया में, माली में और चाड में है, लेकिन कांगो में नहीं है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये रहे आपके 103 क्वेश्चन पूरे हुए। अब इसके बाद जो है कि जो बचे हुए क्वेश्चन वो अगले पार्ट में आ जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।